क्या आपने कभी सोचा है एक चार्ज अपने आसपास दूसरे चार्जेस पर फोर्स कैसे लगाता है और बिना टच किए भी इफेक्ट कैसे पहुंचाता है? यही समझाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड। इस वीडियो में हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसकी डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एंड न्यूमेरिकल्स। तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आगे पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फाउंडेशन बनता है। तो अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली होता क्या है। तो मान लीजिए स्पेस में हम लोग एक यहाँ पे रीजन ले रहे हैं और इस रीजन के अंदर एक चार्ज रख रहे हैं क्यू, ठीक है। तो जैसे ही स्पेस में हम लोग कोई चार्ज को रखते हैं तो वो जो चार्ज होता है वो अपने सराउंडिंग के नेचर को क्या करता है, चेंज कर देता है और चेंज करके एक नया फील्ड जो है वो क्रिएट करता है। और उस फील्ड के अंदर जब कोई दूसरा नया चार्ज को हम लोग लेके जाते हैं तो जो न्यू चार्ज होता है वो उस फील्ड के वजह से कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो ये चार्ज जिसने अपने सराउंडिंग के नेचर को क्या किया, चेंज कर दिया और चेंज करके एक नया फील्ड क्रिएट किया, उस फील्ड को ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज जब हम लेके जाते हैं तो वो जो चार्ज होता है वो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो देखिए जो चार्ज यहाँ पे अपने सराउंडिंग के नेचर को चेंज कर देता है उस चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज, ठीक है। अब देखिए ये जो सोर्स चार्ज है ये आपका दो टाइप का हो सकता है। एक आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और दूसरा आपका जो है ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस चेंजिंग फील्ड के अंदर जो हम चार्ज को लेके जाते हैं उस चार्ज को हम लोग दोस्तों बोलते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है। और जो टेस्ट चार्ज होता है उसको हम लोग किसे डिनोट करते हैं, क्यू नॉट से। और इस टेस्ट चार्ज की एक खास बात होती है कि ये ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो 1 होता है, ठीक है। लेकिन ये जो सोर्स चार्ज है इस सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इस सोर्स चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका 5 कूलम, 10 कूलम, 20 कूलम है ना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन टेस्ट चार्ज की खास बात क्या है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा हम लोग कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। यानी इतना कम लेते हैं कि इसका इफेक्ट जो है इस चार्ज के वजह से जो फील्ड क्रिएट हुआ उस पर कोई ज्यादा विशेष इफेक्ट नहीं डाल पाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे इस चार्ज को हम मान लीजिए कि इस पॉइंट ए पर ले जाके रखें, किसको, क्यू नॉट को। तो ये जो सोर्स चार्ज है जिसने अपने सराउंडिंग के फील्ड को चेंज किया तो उस फील्ड के वजह से क्या होगा, इस सोर्स टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगेगा। यानी ये जो टेस्ट चार्ज है वो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो आप इस टेस्ट चार्ज को हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट बी पर उठा के लेके आ रहे हैं, कभी पॉइंट सी पर लेके जा रहे हैं। तो क्या हर जगह उस फील्ड के वजह से उस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो सेम होगा या अलग अलग होगा? तो दोस्तों हर एक पॉइंट पर जो फील्ड का इफेक्ट होगा उस टेस्ट चार्ज पर वो क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। सोर्स चार्ज के जितना करीब हमारा टेस्ट चार्ज होता है उतना ज्यादा वो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। और सोर्स चार्ज से जैसे जैसे वो दूर हटता चला जाता है टेस्ट चार्ज अपने ऊपर लगने वाला जो फोर्स है उसको वो कम एक्सपीरियंस करता जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हर एक पॉइंट पर हम क्या कर सकते हैं, जो फील्ड में चेंज आया उस चेंज के वजह से हर एक पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा है, यानी कितना इफेक्ट वो शो कर रहा है, उस इफेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हम उस इफेक्ट को फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ हमें क्या बता रहा है कि किसी भी टेस्ट चार्ज पर यानी यूनिट टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। जब हम ये फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अदरवाइज हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इट इज the region in the space where test charge is kept, force is experienced by it। इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में एक ऐसा रीजन होता है जहां पर हम टेस्ट चार्ज को क्या करते हैं, रखते हैं।
तो वो कुछ ना कुछ जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इसका नेचर कैसा होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर है वो कैसा है, तो ये वेक्टर होता है। यानी जितने भी आज तक हम लोगों ने फील्ड पढ़ा है, चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, ये सबका नेचर कैसा होता है, तो वेक्टर होता है। यानी इनका अपना मैग्नीट्यूड भी होता है और इनका अपना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होता है। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। और जनरली इसको हम लोग डिनोट करते हैं ई से, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो, इसको हम लोग ई से ही डिनोट करते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अदरवाइज स्ट्रेंथ। तो अब हम लोग कैसे यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए, अभी अभी हम लोगों ने बात करा कि हमारा कोई ना कोई एक सोर्स चार्ज होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सोर्स चार्ज है। और यहां पर हम लोग एक पॉइंट ले रहे हैं, पॉइंट ए, जहां पर हम लोगों ने क्या रखा है, एक टेस्ट चार्ज को रखा है। तो इस सोर्स चार्ज ने जो फील्ड क्रिएट करा है, उस फील्ड के वजह से इस टेस्ट चार्ज पे क्या होगा, फोर्स लगेगा। तो अभी मान ले रहे हैं कि जो सोर्स चार्ज है ये हमारा पॉजिटिव है, और टेस्ट चार्ज ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा। यानी इसके वजह से जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो मान ले रहे हैं ये जो टेस्ट चार्ज है इस पे कितना फोर्स लग रहा है, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स हम कितना मान ले रहे हैं कि एफ लग रहा है। ठीक है, तो देखिए कितना फोर्स लगा, एफ लगा। किस पर लगा, टेस्ट चार्ज पर लगा। तो जितना फोर्स लगा उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, और जिस पर लग रहा है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ठीक है, यानी एफ अपॉन क्यू नॉट। तो ये जो रेशियो आएगा उसको हम क्या किससे डिनोट करेंगे, ई से। ठीक है, और ई हमारा क्या है, तो ई हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट का स्ट्रेंथ या किसी भी पॉइंट पर फील्ड का जो इंटेंसिटी है, स्ट्रेंथ है, उसको हम लोग, या उसका इफेक्ट है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, पॉइंट बी। अब यहाँ पे हमें पता करना है कि इस चार्ज ने जो अपने सराउंडिंग फील्ड क्रिएट करा है उस फील्ड का इफेक्ट कितना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज को रखेंगे। अब ये दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन लगेगा। लेट ये फोर्स कितना लग रहा है, F1। तो इस पॉइंट का, यानी पॉइंट बी का अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें, उसको हम लोग नाम दे दे रहे हैं E1। कैसे लिखेंगे, तो कितना फोर्स लगा, F1, किस पर लगा, Q नॉट पे। तो ये हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अदरवाइज स्ट्रेंथ एट पॉइंट बी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ होगा वो हमारा क्या होगा, अलग अलग होगा, ना कि सेम होगा। ठीक है, अब देखिए यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये तो हमारा फॉर्मूला आ गया, है ना। फील्ड हमारा क्या, फोर्स हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप एरो लगा सकते हैं। फील्ड भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहे हो तो ई अपॉन इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग बात करते हैं नेचर का। अब ये नेचर कैसा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो इसका नेचर कैसा है, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मींस इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका कुछ ना कुछ अपना डायरेक्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग एसआई यूनिट पर, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है। तो देखिए हमारा एक फॉर्मूला क्या है, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो एफ क्या है, फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। क्यू नॉट क्या है, चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम। यानी इसका ऐसा यूनिट हमारा क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। यानी और आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, है ना, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि एक फॉर्मूला हमारा आता है अगेन, है ना, और वहां से जब हम यूनिट निकालते हैं तो क्या आता है, वोल्ट पर मीटर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दो यूनिट होता है, एक आपका न्यूटन पर कूलम और दूसरा क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसका डायमेंशन की बात कर लेते हैं कि डायमेंशन कितना होगा, क्योंकि डायमेंशन से भी क्वेश्चन जो आपका हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछता रहता है। तो किसका डायमेंशन पूछ ले ये हमें भी नहीं पता, है ना।
तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन क्यू नॉट। अब देखिए F क्या है, फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाता है, ml 10^2, ठीक है। और हमारा Q क्या है, चार्ज है, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है I इक्वल टू क्यू बाई टी, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी। यानी यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, करंट है तो A लिखेंगे, टाइम है तो T लिखेंगे, है ना। इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो M L T। अब देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा और A इनवर्स हो जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, डायमेंशन आ गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। अब चलते हैं हम लोग कि यहाँ पे डायरेक्शन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, है ना। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए इसके डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो मान लेते हैं कि हमारा जो सोर्स चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक। और इधर हमारा टेस्ट चार्ज कौन है, क्यू नॉट है। अब देखिए अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, यानी फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ, है ना। और अगर मान लेते हैं हमारा सोर्स चार्ज कैसा हो, नेगेटिव हो, लेकिन टेस्ट चार्ज तो हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो उस केस में जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, टुवर्ड दी सोर्स चार्ज। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, तो रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। रेडियली क्या होगा, आउटवर्ड होगा। और अगर सोर्स चार्ज हमारा नेगेटिव है तो वैसे केस में हमारा जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, तो रेडियली इनवर्ड। क्लियर है। तो अगर सोर्स चार्ज हमारा पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड, और अगर हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड। यानी फाइनली अगर हम लोग यहाँ पे लिखें तो ये हमारा सोर्स चार्ज हो गया और ये हमारा नेगेटिव सोर्स चार्ज। तो यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, है ना। तो ये चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है और हम लोगों को ये चीज थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि कई बार हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। हम लोगों ने यहाँ पे नेचर भी डिस्कस कर लिया, ऐसा यूनिट भी डिस्कस कर लिया, डायमेंशन भी डिस्कस कर लिया, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो आई होप आप सबों को यहाँ तक सारी चीजें जो है वो समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। अगर यहां से हम लोग चले तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। ये टॉपिक आपको नजर आएगा बुक वगैरह में। तो पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है, तो बहुत छोटा चार्ज, है ना, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट ले ले रहे हैं O, और यहाँ पर एक हमारा क्या है, पॉइंट चार्ज है Q, और इससे R डिस्टेंस पर एक हम लोग पॉइंट ले ले रहे हैं P, और इसी पॉइंट P पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करना है। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों ने पिछले स्लाइड में पढ़ा है कि किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है या इंटेंसिटी निकालना है, तो उस पॉइंट पर हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज को रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या, टेस्ट चार्ज को रख दिया। अब मान ले रहे ये सोर्स चार्ज हमारा पॉजिटिव है, तो देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा, यानी यहाँ पे टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगेगा, किधर लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। वो फोर्स हम कितना मान ले रहे हैं, F मान ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब दो चार्जेस है, एक आपका सोर्स चार्ज है प्लस Q और एक आपका Q नॉट। तो दो चार्जेस है, तो दो चार्जेस के बीच एक सर्टेन डिस्टेंस भी है, कितना है, R है। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में हमारा कुलाम्स का लॉ भी काम करेगा, है ना, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि अगर दो चार्जेस हैं तो वहां पे हम कुलाम्स लॉ अप्लाई करते हैं, और मोर देन अगर टू चार्जेस है तो वहां पे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो अकॉर्डिंग टू कुलॉम्स लॉ, ठीक है। तो अगर हम लोग कुलॉम्स लॉ के हिसाब से सोचे तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, F। कैसे लिखेंगे, F इक्वल टू K Q1। तो Q1 की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q, Q2 की जगह क्या हो जाएगा, Q नॉट, और डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, R स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक।
अब इसी चीज को अगर हम लोग थोड़ा फर्दर आगे लिखें तो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। बट हमें ये भी पता है कि किसी भी चार्ज के वजह से किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है। तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाता है, फॉर्मूला E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो एफ की जगह पे ये पूरा टर्म हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग रख दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्यू क्यू नॉट, और नीचे क्या होगा आर स्क्वायर इंटू ये हमारा क्यू नॉट है तो यहाँ पे आ जाएगा। अब क्यू नॉट ही हमारा कैंसिल हो गया, तो ई का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, है ना। मतलब किसी भी चार्ज के वजह से किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो हमारा कितना होगा, E इक्वल टू 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखिए अब इतना बड़ा हमें याद रखने में दिक्कत होता है, इसलिए हम लोग शॉर्ट में इसको याद रखते हैं E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। ये थोड़ा छोटा होता है, याद करने में भी सुविधा होता है, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो किसी भी चार्ज के वजह से आगे अगर आपको पूछा जाएगा कि कोई भी एक चार्ज है, बताइए उस चार्ज के वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो वो आपका कितना होगा, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं E वर्सेस आर का ग्राफ लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग ग्राफ लें तो ये हमारा आर हो गया, डिस्टेंस इधर है, और इधर हम लोग क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखेंगे इस इक्वेशन में तो क्या है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, यानी अगर हम लोग आर को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा। तो यहाँ पे ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा पैराबोला के फॉर्म में बनेगा। देखिए जब यहाँ पे अगर हम लोग डिस्टेंस देखें कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है, जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस तरह का यहाँ पे जो है वो ग्राफ आपका जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, किसका किसका, तो ई वर्सेस आर का, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का जो ग्राफ होगा आपका कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज या फिर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आप सभी को क्लियर हो गया है, तो याद क्या रखना है आपको, तो ये फॉर्मूला याद रखना है जो काफी इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग कई बार यूज करेंगे अभी। तो E इक्वल टू 1/4 पाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अदरवाइज E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से, और अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इन परसेंट्स ऑफ मल्टीपल चार्जेस। अभी जैसे हम लोगों ने दोस्तों वहां पे देखा कि एक सिंगल चार्ज है ना, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आ रहा है, तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था वो हमारा कितना था, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बट यहाँ पे बात किसका हो रहा है, मल्टीपल चार्जेस, तो वी यूज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना। तो अगर एक से ज्यादा चार्जेस के वजह से अगर हमें किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे टू फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। जैसा कि यहाँ पे आप जो है ये चीजों का आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा एक्चुअली लिखा कैसा है, तो वेक्टर E इक्वल टू समेशन, है ना, I इक्वल टू 1 से कहाँ तक, I इक्वल टू n तक, और ये आपका क्या है, E I है ना। तो I के जगह पे आप एक बार 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट चार्ज की वजह से निकल जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि एक पॉइंट P है और यहाँ पे एक चार्ज है हमारा Q1, एक चार्ज है Q2, है ना, एक चार्ज है Q3, और इसके वजह से जो यहाँ पे हम लोग किसको रखेंगे, टेस्ट चार्ज को, तो फोर्स इधर लगेगा, ये फोर्स मान ले रहे हैं F1, और एक दूसरा है इसके वजह से इधर लगेगा, तीसरा जो है इसके वजह से इधर लगेगा। तो सबका अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, ई नेट, है ना, वेक्टर ई नेट इक्वल टू क्या होगा, E1, यानी इस चार्ज के वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसको हम लोगों ने E1 मान लिया, इसके वजह से जो बन रहा है सेकेंड वाले के वजह से उसको हम लोगों ने वेक्टर E2 मान लिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वेक्टर सम करते चले जाएंगे, जितना भी टर्म्स होगा, है ना, तो यहाँ पे n तक हम लोग ऐड करते चले जाएंगे, फिर फाइनली हम लोग सबका क्या करेंगे, समेशन कर देंगे। ठीक है, अब सबका यहाँ पे लिखेंगे, जैसे फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए क्यू अपॉन, तो मान लीजिए फर्स्ट का डिस्टेंस R1 है तो R1 स्क्वायर हो जाएगा, है ना,
फिर यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर का भी इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से हम लोग सारी चीजों को क्या करेंगे, लिखते चले जाएंगे और फाइनली हमारा कॉमन हो जाएगा 1/4πε0, है ना। और यहाँ पे सॉरी Q1 होगा। इस तरह से जो चीजें कॉमन होगा वो कॉमन हो जाने के बाद फाइनली आपका इस तरह से बनकर आएगा, है ना। और एक दूसरा है इंटीग्रेशन डी। तो देखिए अब जो मल्टीपल चार्जेस होता है वो काउंटेबल और नॉन काउंटेबल होता है। तो अगर हमारा काउंटेबल है तो उस केस में हम लोग समेशन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, और अगर नॉन काउंटेबल का केस है तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन वाला जो है वो मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक। अब आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, सिमेट्री प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन कैलकुलेशन ऑफ ई। अब देखिए सिमेट्री का मतलब क्या होता है, और कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां पे हम लोग सिमेट्री के हेल्प से, मतलब चुटकी भर में ही क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। उसको बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप देख के पता कर लोगे कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या रहने वाला है। तो सिमेट्री का मीनिंग समझते हैं। तो सिमेट्री का मीनिंग है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज है हमारा Q1, है ना, और यहाँ पे एक चार्ज है Q2, यानी यहाँ पे मान ले रहे हैं कि मॉड ऑफ Q1 जो है वो मॉड ऑफ Q2 के बराबर है। और यहाँ पे हम लोग एक चार्ज रख दिए Q0। ये जो डिस्टेंस है वो टोटल हमारा कितना R है, तो ये कितना हो जाएगा R/2। ये भी हम लोग मान ले रहे हैं R/2, यानी सेंटर पे है। तो इसके वजह से जो फील्ड बनेगा वो इधर बनेगा, है ना। ये हमारा E1 हो गया। इसके वजह से जो फील्ड बनेगा वो हमारा इधर बनेगा। ये हमारा क्या हो गया, E2 हो गया। तो आप अगर देखें डिस्टेंस सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे E1 और E2 दोनों का वैल्यू जो है वो सेम होगा, यानी मैग्नीट्यूड में सेम होंगे लेकिन डायरेक्शन में क्या होंगे, अपोजिट होंगे, है ना। तो ऐसे केस में हमारा E1 जो है वो क्या हो जाएगा, E2 के बराबर हो जाएगा। यानी अगर हम लोग ई नेट की बात करें तो ई नेट हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को देख के बता रहे हैं, क्यों, क्योंकि सारा चीज क्या सिमेट्री है, सब कुछ सेम है। Q1 Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो फील्ड बनेगा वो फील्ड मैग्नीट्यूड में भी सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। मतलब वो सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो सिमेट्री देखते ही हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। हमें उस पर बहुत ज्यादा वहां पे उलझने की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है सिमेट्री का। आगे देखिए एक क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, टू इक्वल चार्जेस 2 × 10⁻16 कूलम आर कैप 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। यानी दो चार्जेस है ना, और दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे लेट ये हमारा Q है, ये भी हमारा क्या Q है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। दोनों का वैल्यू सेम है, 2 × 10⁻16 कूलम, और इसका भी वैल्यू है 2 × 10⁻16 कूलम। आगे बोल रहा है एट द पॉइंट मिडवे बिटवीन देम, यानी इनके बीच में कोई एक पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए अगर मान ले रहे हैं ये मिड पॉइंट जो है ये हमारा क्या P है। अब इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, कैलकुलेट करना है। यही बोला जा रहा है, किस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कीजिए। तो जहां पे हमें कैलकुलेट करना होता है वहां पे हम लोग एक टेस्ट चार्ज को रखते हैं। तो जरा देखिए इस फर्स्ट वाले Q की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ, यानी फील्ड का डायरेक्शन यहाँ किधर होगा, तो मान लें फर्स्ट चार्ज की वजह से इधर होगा, सेकंड वाले चार्ज की वजह से किधर होगा, तो इधर होगा, है ना। अब देखिए सिमेट्री है कि नहीं, दोनों चार्जेस सेम है, डिस्टेंस भी आपका सेम है, मिड पॉइंट पर है, तो डेफिनेटली ये भी आपका 10 सेंटीमीटर, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर। तो फील्ड का जो इंटेंस स्ट्रेंथ है वो क्या है, सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड में तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सिमेट्री से, यानी किससे बोल रहे हैं यहाँ पर, सिमेट्री से हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ई नेट होगा मिड पॉइंट पर वो क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है। आगे फोर्स एक्टिंग, तो ये पहला का आंसर समझ में आ गया। नेक्स्ट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 2 × 10⁻16 प्लेस्ड एट मिड वे। अब देखिए यहाँ पे सेकंड में क्या बोल रहा है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, F = QE। कहाँ से, तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े, E = F/Q0। तो F कितना हो जाएगा, तो F यहाँ पे आ जाएगा आपका Q0 × E, है ना। क्लियर है। तो यहाँ एक फॉर्मूला आ गया। अब देखिए यहाँ पे Q छोड़ देते हैं, E की बात करें तो E कितना है, 0 है, यानी फोर्स भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग सिमेट्री की हेल्प से क्या करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आप सबों को क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो रहा होगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 पॉइंट चार्जेस, एक आपका है 5 × 10⁻19 कूलम है, और दूसरा 20 × 10⁻⁻
इनवर्स 19 कूलम है और सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। तो मान ले रहे हैं यहाँ पे दो चार्जेस है ना। एक चार्ज यहाँ पे Q1 है और इसका वैल्यू जो है 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। और दूसरा जो चार्जेस को हम लोग Q2 मान ले रहे हैं और इसका वैल्यू जो है 20 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका 2 मीटर है। क्लियर है। अब पूरा फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, यानी इन दोनों के बीच दोनों चार्जेस को जोड़ने वाला जो लाइन ज्वाइनिंग है उस पर क्या करना है, आपको एक पॉइंट फाइंड करना है। देन एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो। अब देखिए क्या बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारा क्या होगा, किस पॉइंट पर जीरो होगा। यानी इन दोनों चार्जेस को जोड़ने वाला जो लाइन है वहां पर कहीं पे हमें एक पॉइंट ढूंढना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो कब होगा, तो हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहां पे इन दोनों चार्जेस की वजह से जो फील्ड बन रहा होगा वो मैग्नीट्यूड में सेम होना चाहिए और डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तभी तो हमारा इनेट जीरो आएगा। जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा समझा है ना, सिमेट्री वाले टॉपिक में हम लोगों ने समझा कि कैसे इनेट जीरो आ सकता है। तो जिस पॉइंट पर भी जिस जो भी पॉइंट हम यहाँ पे चूज करेंगे उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों चार्जेस की वजह से वो इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, है ना। तो मान ले रहे हैं कि यहाँ पे कहीं पे हम लोग एक पॉइंट ले रहे हैं, एक पॉइंट हम लोग ले ले रहे हैं P, है ना। और ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, यहाँ से x है। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस एक्स हो जाएगा जो रिमेनिंग बचा है ना। क्योंकि हम लोग इसको a मान ले रहे हैं और इसको मान ले रहे हैं b। तो a से p तक का डिस्टेंस x मान लिए, तो p से b तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस 2 था, उसमें x माइनस कर देंगे यानी 2 माइनस एक्स हो जाएगा। और यहीं पे ये पॉइंट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के वजह से जो फोर्स लगेगा और इन दोनों के वजह से जो फोर्स लगेगा वो दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा जीरो आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक चार्ज रख देते हैं Q नॉट, यानी इन दोनों के बीच का फोर्स लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 1/4πε0। ये हमारा क्या है Q1 इंटू Q नॉट अपॉन डिस्टेंस कितना है x²। अब ये फोर्स किसके बराबर होगा, तो इन दोनों के बीच का, है ना। तो 1/4πε0 क्या होगा, Q2 इंटू Q नॉट अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 1/4πε0 1/4πε0 कैंसिल हो गया, Q नॉट भी यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारा क्या आ रहा है Q1 अपॉन x² इक्वल टू, इधर क्या आ रहा है Q2 अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो Q1 इधर आपका आ जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू Q2 इंटू x²। क्लियर है यहाँ तक। आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपका Q1 आ जाएगा, या फिर ऐसा करते हैं हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे इसको उठा के अगर हम लोग Q1 को उठा के नीचे ले जाएं, यानी यहाँ पे Q1 ना लिख के डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा Q2 अपॉन Q1, और इधर हम लोग क्या लिख रहे हैं x²। तो देखिए Q2 का वैल्यू कितना है, तो 20 इंटू 10⁻⁻19, और Q1 का वैल्यू कितना है आपका, तो 5 इंटू 10⁻⁻19, और इधर आपका क्या हो गया x²। तो ये आपका दोनों कट जाएगा, ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, है ना। तो इधर आपका है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और फर्दर सॉल्व करते हैं। 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x² हो जाएगा, है ना। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कर देंगे तो 4 आ जाएगा प्लस x², फिर -2 इंटू 2x इक्वल टू 4x²। क्लियर है। देखिए अब ये x² को उठा के उधर ले जाइए, इधर क्या बचेगा 4 माइनस 4x इक्वल टू 4x² माइनस x², है ना। तो यहाँ पे 4 माइनस 4x इक्वल टू 3x²। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, तो 3x² इसको उठा के ले जाएंगे तो प्लस 4x हो जाएगा, और माइनस आपका 4 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो 3x² प्लस यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करें तो आपका यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 12 आ जाएगा, यानी 3 का 4 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से करते हैं तो 6, यानी 6x माइनस क्या हो जाएगा 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लिए, x कॉमन ले लिए तो x हो गया प्लस आपका 2 टाइम्स में, और इधर आपका 2 कॉमन हो गया,
तो x प्लस टू इक्वल टू 0, यानी x प्लस टू और दूसरा हमारा क्या आया 3x माइनस टू इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस टू इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना निकल के आएगा -2। तो ये वाला हमें नहीं लेना है, नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला लेना है। तो 3x माइनस टू इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, तो 2/3 है ना। तो ये हमारा डिस्टेंस निकल के आया, यानी ए से कितने डिस्टेंस पर हम उस पॉइंट को चूज करें जहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो 0 आ जाएगा, तो वो आपका है 2/3। ठीक है, क्लियर है। तो ये 2/3 मीटर पर जो है वो पॉइंट होगा जहां पे हम पॉइंट चूज करेंगे, वहां पे क्यू नॉट को रखेंगे, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। आप इधर से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 2 माइनस एक्स का वैल्यू कितना आ गया, तो 2/3 आ गया। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपका बी से पता चल जाएगा कि बी से कितना दूरी पर वो पॉइंट रखना है। तो यहाँ पे आपका 6 माइनस 2 यानी 4/3 मीटर। तो पॉइंट बी से 4/3 मीटर दूरी पर, और ए से आपको 2/3 मीटर दूरी पर जो है वो पॉइंट को लेना है, जहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, 0 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो अगले क्वेश्चन के अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं यहाँ पर। तो देखिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल सेल, है ना। यानी एक चार्ज स्फेरिकल सेल है, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका कितना होगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो चार्ज स्फेरिकल सेल का मतलब क्या होता है, एक रिंग, है ना। रिंग आपने देखा ही होगा, सर्कस वगैरह में देखा होगा कि लड़की लोग जो है अपने कमर में एक रिंग घुमाती है, तो वैसा ही एक रिंग है, यानी रिंग है यानी सेल, है ना। इसको हम लोग सेल बोलते हैं। तो सेल में क्या होता है, जो भी चार्जेस होता है ना वो कहाँ पे होता है, आउटर सरफेस पे। ये तो बीच में खाली होता है ना। तो रिंग जो है, अब मान लिया जा रहा है कि यहाँ पे जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा यूनिफॉर्मली है, और टोटल कितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्यू। ठीक है, और अगर चार्ज हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस केस में अगर मान लेते हैं ये हमारा सेंटर हो गया। अब यहाँ पे 3 केसेस आएगा, 3 अलग अलग केसेस में हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला जो है, हम लोग मान ले रहे हैं कि जो पॉइंट पी है वो आउटसाइड दिस सेल है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना होगा। नेक्स्ट हम लोग सरफेस पर निकाल सकते हैं, तो सरफेस को हम लोग मान ले रहे हैं क्यू, और एक जो पॉइंट है वो हम लोग इनसाइड ले लेते हैं, तो इसको हम लोग मान ले रहे हैं पी क्यू, इसको एस मान ले रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट पर हम लोग जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आउटसाइड दिस सेल, यानी जो पॉइंट पी है वो सेल के बाहर है। तो अगर सेल के बाहर है और मान ले रहे हैं कि यहाँ पे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेल में वो क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वैसे केस में जो टोटल चार्ज है उसको हम लोग कहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, तो सेल के सेंटर पर। ठीक है, अगर हम लोग सेल के सेंटर पर चार्ज को कंसिडर कर लेते हैं तो क्या होगा, तो देखिए ये आपका O है और यहाँ पे हमारा चार्ज Q है, और मान ले रहे हैं यहाँ से जो पॉइंट P है इसका डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r है, और इस रिंग का जो रेडियस है वो कितना है, कैपिटल R है। तो यहाँ से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है हमारा P, यहाँ पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये तो ऑलरेडी हमें पहले से ही पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्योंकि हमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। समझ में आया, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे आया, कहाँ से आया, है ना। तो जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जो टोटल चार्ज होता है उसको हम लोग सेंटर पे क्या करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। अब हम लोग सेकेंड वाले केस पर चलते हैं, कहाँ पे, ऑन द सरफेस। अब देखिए ये जो केस है आउटसाइड द सेल, इसमें क्या है कि स्मॉल r बड़ा है, किससे, सेल के रेडियस से। बट जब हम ऑन दी सरफेस की बात करेंगे तो धीरे धीरे ये साइज कम होता जाएगा, यानी पॉइंट P कहाँ तक आ जाएगा, Q तक, यानी स्मॉल r जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर, क्योंकि पॉइंट P को उठा के लाएंगे तो ये जो r है ये भी छोटा होते जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर देखें तो सिंपली कुछ नहीं करना है, जो आउटसाइड द सेल वाला इक्वेशन आया बस उसी में हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर देंगे, यानी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा आउटसाइड दी सॉरी ऑन द सरफेस का आ गया। अब थर्ड बात करते हैं, है ना, कहाँ पे, तो इनसाइड दिस सेल। इनसाइड दिस सेल कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनसाइड दी सेल। अगर हम लोग इनसाइड दिस सेल की बात करें तो एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है
कि जो भी चार्जेस होते हैं किसी भी कंडक्टर में या सेल में, है ना, वो हमेशा आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर होता है, यानी जो भी कंडक्टर होता है उसके आउटर सरफेस पे होता है, ना कि उसके अंदर। तो देखिए यहाँ पे सेल के जो अंदर है, सेल के अंदर कितने चार्जेज हैं, तो सेल के अंदर जो चार्जेज हैं वो क्या है, 0 है। सेल के अंदर तो चार्ज है ही नहीं, चार्ज कहाँ पे है, सेल के सरफेस पे, है ना। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला यूज करें तो जरा देखिए, अगर चार्ज ही हमारा 0 हो गया तो पूरा ये टर्म ही, सिस्टम ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी फाइनली हमारा E कितना आ जाएगा, 0, है ना। तो कहने का मतलब है कि इनसाइड दिस सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा क्या होता है, 0 होता है। और काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, है ना, कई बार आपको जो है कंसिडर करना होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि E इक्वल टू 0, यानी कई बार हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो वहां पे हमें डायरेक्ट कंसिडर कर लेना होता है कि अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसके अंदर हम अगर डिस्कस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इनसाइड द सेल जो है या इनसाइड द बॉडी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमारा 0 होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, और आई होप आप सबको ये सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और कैसे वर्क करता है। अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया तो आगे के न्यूमेरिकल्स काफी आसान लगेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड, ताकि मैं अगले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर जल्दी अपलोड करूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बनाते रहो।